नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। आज बात अखिलेश के सेंधमारी की, सिंहासन पर दावेदारी की। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। अखिलेश जहां गठबंधन को अपना हथियार बना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बसपा में सेंधमारी कर भाजपा को ललकार भी रहे हैं। कांग्रेस और बसपा में अखिलेश की सेंधमारी, सिंहासन पर दावेदारी। अखिलेश का कुनबा मजबूत, भाजपा से सपा की लड़ाई दो टूक। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी जंग को जीतने के लिए एक बड़ी लड़ाई चुनावी पिच पर मुख्य विपक्षी दल की भी है। यही वजह है कि जहां एक तरफ अमित शाह भाजपा की रणनीति को धार दे रहे हैं, वहीं अखिलेश अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया और दूसरा बसपा को। कांग्रेस के खेमे से वो हरेंद्र मलिक को अपने पाले में ले आए, जो पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं। उनके साथ उनके बेटे पंकज मलिक भी साइकिल पर सवार हो गए। उनका सपा में जाना कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका के लिए एक बड़ा नुकसान है। मुझे खुशी है कि आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी के साथ बहुत बड़े पैमाने पे किसान और जो खेती करने वाले हैं मजबूत लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। वहीं श्रावस्ती से बसपा के विधायक रहे राम सागर अकेला भी सपा के हो गए हैं। मतलब अखिलेश यादव ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। पहला, मुख्य विपक्षी दल की रेस में खुद को सबसे आगे दिखाना, और 22 की लड़ाई में भाजपा को खुलकर चुनौती देना। जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्क पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है, और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। अखिलेश की नजर 2022 की लड़ाई को सपा बनाम भाजपा बनाने की है, और जनता के बीच ये संदेश देने की है कि चुनावी पिच पर भाजपा से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। शिवपाल पर सस्पेंस की, धर्म संकट में मुलायम की, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, तो दूसरे दलों के नेताओं को लाकर अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने चाचा पर पत्ते ही नहीं खोलते हैं। अब अखिलेश की चुप्पी ने मुलायम को धर्म संकट में लाकर के खड़ा कर दिया है। तो वहीं भाई प्रेम के आगे बेटे की दावेदारी कहीं भारी ना पड़ जाए। सत्ता का संग्राम, धर्म संकट में मुलायम। क्या भाई प्रेम पर भारी, बेटे की दावेदारी। 22 के रण में मुलायम किसके बनेंगे सारथी? अगर नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करें। विजय यात्रा पर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया था। शिवपाल यादव ने भी सूबे में परिवर्तन का रथ दौड़ाने से पहले बड़े भाई मुलायम का बड़ा सा कटआउट लगाया था। ये दोनों ही तस्वीरें 12 अक्टूबर की हैं। लेकिन अब यूपी की सबसे बड़ी लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव किसके लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे आधा दर्जन दलों से गठबंधन करने वाले अखिलेश शिवपाल यादव से गठबंधन के नाम पर चुप्पी मारे बैठे हैं, और अब शिवपाल का सब्र जवाब देने लगा है। और अब शिवपाल बड़े भाई मुलायम का नाम लेकर भतीजे अखिलेश पर प्रेशर बनाने लगे हैं, क्योंकि शिवपाल ने कह दिया कि अगर अखिलेश से उनका गठबंधन नहीं हुआ तो मुलायम उनके लिए प्रचार करेंगे।
मैंने नेताजी को सब परिस्थितियों को बताया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कहा भी है, कहा मैं अखिलेश से बात करेंगे, अगर नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। अब सबसे बड़ा धर्म संकट मुलायम सिंह यादव के सामने है कि वो उस भाई को चुने जिसने संघर्ष के दिनों में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, या फिर उस बेटे को जिसको इस वक्त अपने पिता के अनुभव की सबसे ज्यादा दरकार है। वहीं सबकी निगाहें इस वक्त 22 नवंबर की तारीख पर टिकी हुई हैं, जब मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर पूरा समाजवादी कुनबा एक होगा। शिवपाल कह चुके हैं कि जो नेताजी कहेंगे उन्हें मंजूर होगा, लेकिन सवाल अखिलेश का है, क्या उन्हें शिवपाल का साथ कबूल होगा? वहीं सबसे बड़ा सवाल उन शर्तों का है जो चाचा भतीजे के बीच दीवार बन गई है, क्योंकि जहां शिवपाल यादव सपा के साथ गठबंधन चाहते हैं, वहीं अखिलेश 1-2 से ज्यादा सीटों पर तैयार नहीं है। अब मुलायम इस धर्म संकट से निकलने के लिए कौन सा दांव आजमाते हैं, इस पर पूरे समाजवादी कुनबे की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चाणक्य के चक्रव्यूह की जो कि तैयार हो गया है, इसके साथ ही 2022 के राम हुंकार से विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने 300 पार का नारा देकर यूपी में चुनावी बिगुल बजा दिया है। शाह की रणनीति 1.5 करोड़ नए वोटर्स से यूपी फतेह करने की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2014 और 2017 में यूपी में भाजपा का कमल खिलाने वाले शाह 22 की पिच पर भी विरोधियों को पस्त कर पाएंगे क्या? ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। यूपी का चुनावी प्लान तैयार, विपक्ष पर शाह का वार। 22 जीतने की चाह, रणनीति बनाने जुटे शाह। यूपी जिताएंगे नए वोटर, कार्यकर्ताओं को शाह का ऑर्डर। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बिंचिए। 2022 की जंग में यूपी को अभेद बनाने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य मैदान में उतर आए हैं। चुनावी मौसम में माहौल कैसे बनाया जाता है और क्यों उन्हें चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है, यह अमित शाह ने लखनऊ पहुंचते ही साफ कर दिया। ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खोल जाता। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई। कहे पर हमारे घोषणा पत्र को उठाकर लेख देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। योगी सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ने के बाद शाह ने विरोधियों को अपने निशाने पर लिया और फिर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती तक किसी को नहीं छोड़ा। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। गांधी वाड्रा परिवार के लोग भी जरा सुने, इसके लिए हिसाब किताब लेकर आए। कुछ दल ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक पार आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने पलायन, माफिया, बाहुबली, बदहाली, धारा 370 से लेकर कोरोना तक हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की। लेकिन जब बात राम मंदिर की आई तो अखिलेश यादव भी पलटवार करते नजर आए। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5000 रुपया देने से भी चूक गए। उनसे अच्छा मंदिर मैं बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है ना, कहाँ बनाएंगे? हमारे भगवान, हम जहाँ चाहे वहाँ बनाएंगे। ये कौन सी बात है? तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान है। भाई सर क्या करेंगे उसमें? भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है।
अमित शाह ने यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को जनवरी तक 1.5 करोड़ नए सदस्य तैयार करने का लक्ष्य दिया है। शाह की नजर यूपी के खास तौर पर उन युवा वोटर पर है जो हर बार भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव, शाह ने इन्हीं नए वोटर्स के जरिए यूपी को फतेह किया था। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 2017 में भाजपा के 1,87,00,000 प्राथमिक सदस्य थे, जबकि चुनाव में भाजपा को 3,60,00,000 वोट मिले। अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो यूपी में अभी भाजपा के करीब 2.5 करोड़ सदस्य हैं, लेकिन शाह की कोशिश जनवरी तक 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़कर सदस्यों की संख्या को 4 करोड़ तक पहुंचाने की है। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहाँ 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ो। आपको बता दें कि 2022 में अमित शाह ने भाजपा के लिए 300 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस बार भाजपा को 2017 जैसे नतीजे दोहराने की चुनौती होगी, क्योंकि 2017 में जब भाजपा ने यूपी में जीत का परचम लहराया तो सत्ता में सपा थी, लेकिन अब भाजपा सत्ता में है और सपा विपक्ष में। ऐसे में भाजपा के सामने अपने 5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाना है, जबकि 2017 में अखिलेश सरकार की खामियां वो लेकर पहुंची थी। यूपी में पिछले 3 दशक से हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता आ रहा है, मतलब सत्ता में रहने वाली पार्टी की सरकार में वापसी नहीं हो पाती। ऐसे में अमित शाह के सामने भाजपा को वापसी कराने से लेकर 2017 जैसे नतीजे दोहराने की चुनौती होगी। वहीं कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए चुनावी चिंता खड़ी कर दी, क्योंकि 2017 में पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम की दूरी भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई थी, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल पूर्वांचल का भी है। 2017 में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर भाजपा ने पूर्वांचल में सपा का सफाया कर दिया था, लेकिन अब वही राजभर अखिलेश की साइकिल पर बैठ गए हैं। ऐसे में भाजपा का समीकरण गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की घटना से तराई बेल्ट के किसान भी नाराज हैं, जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। अब इन तमाम चुनौतियों से शाह कैसे भाजपा को निकालते हैं और कैसे 2022 में फिर से जीत का कमल खिलाते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा। प्रियंका के शब्द भेदी बाण की, जो प्रियंका यूपी में चारों दिशाओं में चला रही हैं। एक निशाने पर है लखनऊ की गद्दी, जिसे पाने के लिए प्रियंका ने एक जरिया बनाया है पीड़ित पक्ष की आवाज बनना, क्योंकि प्रियंका इस वक्त हर मोर्चे पर सरकार को ललकार रही है। शुक्रवार को प्रियंका बुंदेलखंड में हाथ को मजबूत करने पहुंची, जहां मां पीतांबरी का आशीर्वाद लेकर किसानों की बदहाली पर सरकार पर हमला बोला। बुंदेलखंड में प्रियंका की हुंकार, मां पीतांबरा से लिया जीत का आशीर्वाद। मृतक किसानों के परिजनों से मिली प्रियंका, क्या 22 में बजेगा जीत का डंका? कांग्रेस के पंजे को मजबूत करने में जुटी प्रियंका बुंदेलखंड की बंजर जमीन उपजाऊ करने निकल पड़ी है। शुक्रवार को प्रियंका साबरमती एक्सप्रेस पर सवार होकर ललितपुर उन मृतक किसानों के परिजनों से मिलने पहुंच गई, जिसकी मौत खाद की लाइन में लगने के बाद हो गई थी। और हम लोग निरंतर जो है लड़ते रहते हैं, लेकिन 1-2 दिन व्यवस्था सही होती है, फिर वही ढाल देते हैं। आपको बता दें कि 2 किसानों की मौत तबीयत बिगड़ने से, जबकि 2 किसानों ने खाद की किल्लत के बाद आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों घटनाओं से सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी और अब प्रियंका गांधी ने मृतक किसानों के परिजनों से मिलकर सूबे की सरकार पर किसानों की बदहाली को लेकर हमला बोल दिया। 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। तो हमें क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है।
प्रियंका गांधी इन दिनों हर उस जगह जा रही हैं और पीड़ितों के दर्द को समझ रही हैं। फिर चाहे लखीमपुर की हिंसा हो, आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हो या फिर ललितपुर में किसानों की मौत, प्रियंका मुश्किल वक्त में पीड़ित पक्ष का सहारा बन रही हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या 2022 में यही सहारा वोट के रूप में उन्हें मिलेगा? क्योंकि बुंदेलखंड की बंजर हो चुकी सियासी जमीन पर हाथ को मजबूत करने के लिए प्रियंका हर वो कोशिश करती नजर आती हैं जो वक्त की जरूरत है। वो ललितपुर से लौटते वक्त दतिया में मां पीताम्बरा की पूजा कर हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को धार देती नजर आई। स्टेशन पर कुलियों से बात कर लोगों को विश्वास दिलाती नजर आई। अब 31 अक्टूबर को प्रियंका पूर्वांचल के सबसे बड़े गढ़ गोरखपुर में अपनी 8 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की सौगंध लेने वाली हैं और विरोधियों को संदेश देने वाली हैं कि इस बार वो लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल तो बड़ा है ही कि चुनावी पिच पर प्रियंका की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ऑर्डर खुल गया बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को अब हटा लिया गया है। इसके साथ सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या अब किसान आंदोलन का अगला कदम सामने है या नहीं, क्योंकि किसान दिल्ली कूच न कर पाए इसके लिए ही तो बैरिकेडिंग थी, जो कि अब हट चुकी है। किसान आंदोलन की लड़ाई, पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई। बैरिकेडिंग की 10 लेयर साफ, 11 महीने का आंदोलन बाकी। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद NH9 पर महीनों से लगी उस अवैध किलेबंदी को हटा दिया गया है, साफ कर दिया गया है उस बैरिकेडिंग को जिसने दिल्ली से मेरठ के रास्ते को रोक रखा था। NH9 फ्लाईओवर के ऊपर गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और यहां पर काफी समय से पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, मजबूत बैरिकेडिंग। यहां पर आज पुलिस ने ये हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे पुलिस के आला अधिकारी क्रेन की मदद से 10 लेयर की बैरिकेडिंग को हटाने पहुंचे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद 30 जनवरी को NH9 पर यूपी गेट से गाजीपुर सर्विस लेन होते हुए दिल्ली जाने वाली लाइन को सीमेंटेड बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया था, ताकि किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में ना घुस पाएं। वहीं अब किसान बैरिकेडिंग हटने को अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल है कि क्या बैरिकेडिंग हटने के बाद किसान दिल्ली कूच करेंगे। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो। जिन किसान की फसल नहीं बिक रही हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है। अब किसान जो भी कदम उठाएंगे उससे किसान आंदोलन का भविष्य तय होगा। साथ में सीख के रूप में 26 जनवरी की घटना भी है, जिसे किसान फिर से दोहराना नहीं चाहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।